इस सीट का जुड़ाव देश के पहले प्रधानमंत्री से मिलता है। इस सीट का अपना एक लंबा चौड़ा राजनीतिक सफर रहा है। पहले यह सीट फूलपुर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा थी, जिस पर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साल 1952 से 1962 तक सांसद रहे। यहां से जीत हासिल करना किसी भी पार्टी के लिए एक प्रतिष्ठा का विषय होता है, क्योंकि यह क्षेत्र भारतीय राजनीति में नेहरू की विरासत से जुड़ा हुआ है। इसीलिए इस सीट की अपनी एक डिग्निटी है। नमस्कार, बंदे को शबाब कहते हैं और आप देखना शुरू कर चुके हैं एक्सप्लेनर। उपचुनाव की कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं फूलपुर विधानसभा के उपचुनाव की। तो सबसे पहले बात इसी चीज की कि यहां पर उपचुनाव हो क्यों रहा है। प्रयागराज की फूलपुर सीट से बीजेपी विधायक प्रवीण पटेल ने लोकसभा में जीत दर्ज की थी। उन्होंने समाजवादी पार्टी के अमरनाथ मौर्य को हराया था। उनके लोकसभा चुनाव जीतने के बाद फूलपुर विधानसभा सीट खाली हुई और अब यहां पर उपचुनाव हो रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद केसरी देवी पटेल का टिकट काटकर प्रवीण पटेल को मैदान में उतारा था, उन्हें उम्मीदवार बनाया था। हालांकि साल 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रवीण पटेल बहुजन समाज पार्टी का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। भाजपा ने भी प्रवीण पटेल पर भरोसा किया और उनको फूलपुर से उम्मीदवार बनाया और वो भी भाजपा की उम्मीदों पर खरे उतरे और उन्होंने जीत दर्ज की। प्रवीण पटेल ने कड़े मुकाबले में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अमरनाथ सिंह मौर्य को मात्र 4,332 वोटों से हराया था। बीजेपी के प्रवीण पटेल को 4,52,600 वोट मिले थे, तो वहीं अमरनाथ सिंह मौर्य को 4,48,262 वोट मिले थे। फूलपुर का उपचुनाव इस बार बीजेपी के लिए बेहद अहम होने जा रहा है। इस सीट पर जीत भाजपा के लिए यह संकेत देगी कि वो राज्य में अपना प्रभाव बनाए रखने में कितनी सफल हो पा रही है। फूलपुर विधानसभा उपचुनाव के परिणाम से यह भी आकलन किया जाएगा कि भाजपा की रणनीतियां कहां पर चूक रही हैं। वैसे फूलपुर के सियासी मुकाबले में सपा, भाजपा और बसपा के ही बीच में लड़ाई है। हालांकि पिछले कई चुनावों में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने इस इलाके में प्रभावी प्रदर्शन किया है, जबकि भाजपा ने हाल के चुनावों में अपनी पकड़ को मजबूत बनाया है। 22 के चुनाव में मेन फाइट तो सपा और बसपा के ही बीच रही, लेकिन भाजपा का भी मामला ठीक ठाक रहा। अब जरा आपको फूलपुर के राजनीतिक इतिहास से भी रूबरू करवाते हैं। साल 2017 में हुए विधानसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के मुजतबा सिद्दीकी ने इस सीट से जीत हासिल की थी। उन्होंने अपना दल के करण सिंह पटेल को हराया था, जबकि समाजवादी पार्टी के विजमा यादव तीसरे नंबर पर रहे थे। 2012 के चुनाव में भी सपा और बसपा के ही बीच मेन मुकाबला था, लेकिन साल 2017 के बाद भाजपा ने यहां पर अपनी स्थिति को मजबूत करने का काम किया। हाल के मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी ने अपने मुस्लिम उम्मीदवारों पर ध्यान केंद्रित किया है। बात अगर फूलपुर के जातिगत समीकरणों की करूं तो यह बात आप समझेंगे कि वहां पर भाजपा के लिए जीतना थोड़ा मुश्किल क्यों है, क्यों वहां समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लिए सेफ लैंड है। असल में फूलपुर में मुस्लिम आबादी एक बड़े हिस्से में है। 30 से 35% के आसपास यहां पर मुस्लिम उम्मीदवार है। सपा ने भी मुस्लिम उम्मीदवार मुजतबा सिद्दीकी को मैदान में उतारकर इस वर्ग के वोटों को साधने की कोशिश की। मुस्लिम मतदाताओं का समाजवादी पार्टी की ओर हमेशा झुकाव रहा है और यही उसकी मजबूती का कारण है। समाजवादी पार्टी भी इन्हें अपने पक्ष में करने के लिए तमाम रणनीतियों पर काम करती रही है और यही समुदाय समाजवादी पार्टी का मेन आधार है। ओबीसी में यादव और कुर्मी जातियां इस बड़ी तादाद में इस क्षेत्र में हैं। 25 से 30% इनका हिस्सा है। समाजवादी पार्टी का परंपरागत आधार पिछड़े वर्ग के यादव मतदाताओं का है, जबकि भाजपा ने हाल के कुछ सालों में कुर्मी और दूसरी पिछड़ी जातियों पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। पिछड़ी जातियों के ही वोटों के विभाजन से भाजपा और सपा के लिए एक चुनौती बनता रहा है। दलित मतदाता, जिसमें खासतौर से पासी जाति के लोग शामिल हैं, यहां पर लगभग 15 से 20% है। यह समुदाय बसपा का मजबूत आधार है और इसी बार बसपा ने शिव बरन पासी को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है ताकि इस वोट बैंक को साधा जा सके। दलित मतदाता बसपा के पारंपरिक वोटर रहे हैं, लेकिन भाजपा ने भी दलितों को लुभाने की कोशिशें की हैं, जिससे वोटों का बंटवारा हुआ है। इलाके में ब्राह्मण और राजपूत 10 से 15% है। यह वर्ग भाजपा का मुख्य आधार माना जाता है। ब्राह्मण राजपूत शुरू से ही पार्टी को समर्थन देते रहे। भाजपा की नीतियां और नेतृत्व इस समूह को आकर्षित करते हैं।
लेकिन दूसरी पार्टियों द्वारा जातिगत समीकरण साधने के प्रयास भाजपा के लिए यहां पर चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में जब सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हो रही थी तो कांग्रेस फूलपुर सीट समेत भाजपा की जीती हुई 5 सीटों की डिमांड कर रही थी। इसमें फूलपुर सीट भी शामिल थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जब 6 सीटों का ऐलान करके फूलपुर पर अपना प्रत्याशी उतार दिया तो कांग्रेस के लिए अब उत्तर प्रदेश में सीटों पर बार्गेनिंग का मौका कम हो गया है। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक फूलपुर से सपा प्रत्याशी के ऐलान पर कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन मन ही मन उसकी नाराजगी जरूर है। हालांकि भाजपा ने अभी तक अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन सपा बसपा के साथ भीम आर्मी चीफ ने अपने प्रत्याशियों के नाम को बता करके यहां पर राजनीतिक कश्मकशी तेज कर दी। सबसे पहले बात करते हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुजतबा सिद्दीकी की। मुजतबा सिद्दीकी फूलपुर विधानसभा क्षेत्र के एक बड़े नेता हैं। इनका राजनीतिक सफर उतार चढ़ाव भरा रहा है। इनका करियर बहुजन समाज पार्टी से शुरू हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने समाजवादी पार्टी में शामिल होकर अपनी एक अलग पहचान बनाई। 2002 में बसपा के टिकट पर पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव जीते। इसके बाद साल 2007 में भी उन्होंने प्रयागराज की 16 सीट पर जीत दर्ज की और दूसरी बार विधायक बने। हालांकि इसके बाद साल 2012 के विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 2017 के चुनाव आते आते उन्होंने प्रतापपुर सीट से चुनाव लड़ा और तीसरी बार विधायक बने। इसके बाद उन्होंने बहुजन समाज पार्टी में उसको छोड़ दिया, उसमें उनकी दाल नहीं गली और 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद मुजतबा सिद्दीकी ने 22 का चुनाव फूलपुर सीट से लड़ा, लेकिन उन्हें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के सामने हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद वहां सपा के महत्वपूर्ण नेताओं में फिलहाल उनकी गिनती है और पार्टी ने 2024 के फूलपुर के उपचुनाव में फिर से उन्हें उम्मीदवार बनाया। मुजतबा सिद्दीकी मुस्लिम समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं और समाजवादी पार्टी ने उन्हें इसी आधार पर फिर से मैदान में उतारा है ताकि वो इस इलाके के मुस्लिम और पिछड़े वर्ग के वोटों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। उनके सियासी जीवन में तमाम उतार चढ़ाव देखे गए, लेकिन उनकी पकड़ इस इलाके पर मजबूत मानी जाती है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने दलित उम्मीदवार शिवबरन पासी को मैदान में उतारा है। बसपा इस क्षेत्र में दलित वोटों पर मजबूत पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रही है, जो पहले बसपा के साथ मजबूती से जुड़े रहते थे। हालांकि हाल के चुनावों में बसपा के वोट बैंक में कमी आई है, लेकिन पार्टी इसे एक बार फिर से सशक्त करने की कोशिशों में दिखती है। उधर भाजपा के लिए यह सीट अब प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ होने के बावजूद भाजपा को यहां पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से कड़ी चुनौती मिल रही है। भाजपा का मुख्य आधार ब्राह्मण, राजपूत और पिछड़ी जातियों के वोटर हैं। हालांकि भाजपा ने भले ही अभी तक अपने उम्मीदवार की औपचारिक घोषणा ना की हो, लेकिन वो हिंदुत्व और विकास के मुद्दे पर वोटरों को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में पार्टी का प्रमुख लक्ष्य राज्य की सभी प्रमुख सीटों पर अपनी पकड़ बनाना है। फूलपुर में जीत से भाजपा ये संदेश देना चाहती है कि योगी सरकार की लोकप्रियता बरकरार है और वो सपा और बसपा जैसी पार्टियों से बहुत आगे। हालांकि दशहरे के बाद मुमकिन उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करे, क्योंकि यह भी उम्मीदें जताई जा रही हैं कि 15 तारीख के आसपास भारत निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। ऐसे में फूलपुर से भाजपा किसे अपना प्रत्याशी बनाएगी, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। लेकिन इन सब के बीच में भीम आर्मी चीफ को भी नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने भी इस सीट से मुस्लिम उम्मीदवार को उतारकर दलित और मुस्लिम मतदाताओं में सेंधमारी करने की पूरी कोशिश कर ली है। कांग्रेस की तरफ से कोई भी बड़ा बयान फूलपुर के सीट पर प्रत्याशी घोषित होने के बाद समाजवादी पार्टी के लिए नहीं आया है, लेकिन कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू की परंपरागत रही सीट पर कांग्रेस निश्चित तौर पर अपना प्रत्याशी देना चाहती थी। समाजवादी पार्टी में उसकी बात नहीं बनी, यह दूसरा विषय है, लेकिन कांग्रेस इस पर नाराज जरूर है। उपचुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा, क्या कुछ सियासी समीकरण होंगे, इस पर हम आपको आगे भी तफसील से बताते रहेंगे। आज की चर्चा में बस इतना ही। आपको यह चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। आप कमेंट करके किस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं इसे भी हमें बता सकते हैं। नमस्कार।